करते हैं कि जब हम मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो न्यूक्लियाई जो हैं वो अपना स्पिन अरेंज करते हैं अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड एंड अपोजिट टू द मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो और वो ये तादाद जो है ये असूलन इक्वल होनी चाहिए, लेकिन चंद मालिक्यूल, चंद न्यूक्लियाई जो हैं वो लो एनर्जी स्टेट में ज्यादा होते हैं एज कंपेयर टू हाई एनर्जी स्टेट। और बेसिकली यही जो चंद न्यूक्लियाई जो लो एनर्जी स्टेट में है ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं एनएमआर सिग्नल के लिए। क्यों? ये एक आप वर्ड देख रहे हैं सैचुरेशन, ब्लू में बोल्ड करके लिखा हुआ है, ठीक है। प्रैक्टिकली जब हम मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं स्पिनिंग न्यूक्लियाई को, और अगर लो एनर्जी स्टेट और हाई एनर्जी स्पिन स्टेट्स जो हैं ये इक्वल हो जाएं तो उस सूरत में एनएमआर सिग्नल नहीं मिलेगा, और उस कंडीशन को हम कहते हैं सैचुरेशन, ठीक है। तो अगर आप एनएमआर एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म कर रहे हैं और कोई ऐसी सूरत हाल पैदा हो गई है कि सैचुरेशन हो गई है तो आपको एनएमआर सिग्नल नहीं मिलेगा। तो इसका मतलब है कि डेफिनेटली फिर कुछ जो न्यूक्लियाई हैं वो लो एनर्जी स्टेट में ज्यादा होने चाहिए, और बेसिकली वो जो डिफरेंस है लो एनर्जी स्टेट वाला वही रिस्पॉन्सिबल है नेक्स्ट उसके सिग्नल के लिए, एनएमआर सिग्नल के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे ये थोड़ा सा ये फिगर कल भी हमने देखी थी, यहाँ पे आप ये देख रहे हैं कि ये स्पिन कर रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड हमने अप्लाई किया है, ठीक है। अब ये मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया, ये अरेंज हो गए, अरेंजमेंट जो है कुछ अपोजिट होंगे पैरेलल, कुछ एंटी पैरेलल होंगे, ठीक है। तो ये एंटी पैरेलल 2 हैं, पैरेलल 3 है। इसका मतलब है कि एक न्यूक्लियस जो है ये डिफरेंस प्रोड्यूस कर रहा है और ये न्यूक्लियस जो है ये एनएमआर सिग्नल का। तो अब जब मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया तो ये न्यूक्लियस ने प्रीसेस करना शुरू कर दिया, और ये प्रीसेशनल फ्रीक्वेंसी बेसिकली हम मेजर करेंगे, ठीक है। तो हम मेजर कैसे करते हैं कि हम इसको रेडियो फ्रीक्वेंसी प्रोवाइड करते हैं, और जिस फ्रीक्वेंसी के साथ ये न्यूक्लियस प्रीसेस कर रहा है ये कंपोनेंट जो है वो रेडियो फ्रीक्वेंसी का अब्सॉर्ब करेगा और इसका स्पिन अपोजिट हो जाएगा, यानी हाई एनर्जी स्टेट में चला जाएगा। तो ये एरो से बताया, अब आप देखिए ये एरो हाईलाइट हो रहे हैं ग्रीन के साथ, तो यानी ये अपोजिट स्पिन के हम कैंसिल कर रहे हैं, ठीक है। ये देखें, ये देखें, ये ऊपर को और नीचे को ग्रीन से हुआ, ये दोनों, अब ये नीचे को और ऊपर को ये 3-3 का सेट ये भी कैंसिल हो गए। तो जो हाई एनर्जी स्टेट और लो एनर्जी स्टेट जो इक्वल थे उन्होंने एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर दिया, और बाकी जो हाई एनर्जी स्टेट में जो ज्यादा तादाद में न्यूक्लियाई थे वो रह गए, और वो हैं अब रिस्पॉन्सिबल होंगे एनएमआर सिग्नल के लिए, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये दिखाया गया है, और ये बल्कि एक एग्जांपल दी गई है कि अगर हम 25 सेल्सियस डिग्री यानी रूम टेम्परेचर पे अगर हम एनएमआर एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हैं और जो मशीन है उसकी ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी 60 मेगाहर्ट्ज है, यानी अगर अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड 1.4 टेस्ला है, जो कि कल हमने बताया था 1.4 टेस्ला है। टेस्ला जो है मैग्नेटिक फील्ड की या पावर की वो यूनिट है, गॉस भी कहते हैं और टेस्ला भी कहते हैं। तो अगर मैग्नेटिक फील्ड 1.4 टेस्ला है तो ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी 60 मेगाहर्ट्ज होगी, और जो न्यूक्लियस है उसकी प्रिसेशनल फ्रीक्वेंसी भी 60 मेगाहर्ट्ज की होगी। तो कहते हैं कि जब रूम टेम्परेचर पे ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी अगर 60 मेगाहर्ट्ज हो तो जो मॉलिक्यूल या जो न्यूक्लियाई जो अरेंज होते हैं वो 10 लाख जो है वो, अगर फर्ज करें 20 लाख के करीब है, तो 10 लाख जो है वो हाई एनर्जी स्टेट में होंगे और 10 लाख नॉन न्यूक्लियाई जो हैं वो लो एनर्जी स्टेट में होंगे। तो अब ये जो 10 लाख हाई एनर्जी स्टेट और 10 लाख लो एनर्जी स्टेट है ये एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देंगे, ठीक है। तो बाकी लो एनर्जी स्टेट में कितने न्यूक्लियाई बचेंगे? 9, और ये 9 न्यूक्लियाई जो है ये अब एनएमआर सिग्नल के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे, ठीक है। तो आपने ये देखा कि फिर इसका मतलब है कि फिर हमारे पास ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी जो है वो अगर हम हाई करते चले जाएंगे तो ये जो डिफरेंस है हाई लो एनर्जी स्टेट न्यूक्लियाई का ये बढ़ता चला जाएगा, और ये जितने ज्यादा लो एनर्जी स्टेट में न्यूक्लियाई होंगे उतना ही स्ट्रॉन्ग एनएमआर सिग्नल मिलेगा, उतना ही अच्छा स्पेक्ट्रम आपके पास आएगा। तो यही वजह है कि हम हाई फ्रीक्वेंसी की तरफ शिफ्ट कर जाते हैं। तो ये एक टेबल दिया हुआ है जिसमें ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी का एक कॉलम है और एक कॉलम जो है एक्सेस न्यूक्लियाई का है इन लो एनर्जी स्टेट, ठीक है। अगर ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी 20 मेगाहर्ट्ज है तो डिफरेंस जो है वो 3 का होगा, 40 है तो 6 का होगा, 60 है तो 9 का होगा, जो कि यहाँ भी शो किया हुआ है, 80 है तो 12 का, एंड सो ऑन। और अगर 600 मेगाहर्ट्ज ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी है तो जो डिफरेंस है वो 96 न्यूक्लियाई का होगा, और 96 न्यूक्लियाई जो है ये रेजोनेंस में जाएंगे, ये लो एनर्जी जब प्रीसेस करेंगे और जब रेडियो फ्रीक्वेंसी इनको प्रोवाइड की जाएगी तो एनर्जी अब्सॉर्ब करेंगे, रेजोनेंस में जाएंगे, और जब रेडियो फ्रीक्वेंसी डिस्कनेक्ट कर देंगे तो ये रिलैक्स होंगे
होंगे, एनर्जी एमिट करेंगे और वो एनर्जी जो है वो सिग्नल की फॉर्म में हमारे पास आ जाएगी। तो आपने ये देखा कि जैसे-जैसे ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है, द एक्सेस न्यूक्लियाई इन लोअर एनर्जी स्टेट जो है वो बढ़ रहे हैं। तो इस बात को हम कहते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी या पॉपुलेशन अबंडेंस। ठीक है? तो सैचुरेशन नहीं होनी चाहिए। जब एनएमआर एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं तो सैचुरेशन नहीं होनी चाहिए। सैचुरेशन किस सूरत में हो सकती है? जब आप मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया आपने और न्यूक्लियाई ने प्रीसेस करना शुरू कर दिया अगर आप रेडियो फ्रीक्वेंसी प्रोवाइड कर रहे हैं और कंटिन्यू कर रहे हैं तो न्यूक्लियाई जो है वो सैचुरेट हो जाएंगे, बराबर के हो जाएंगे, लो एनर्जी स्टेट और हाई एनर्जी स्टेट बराबर हो जाएंगे और एनएमआर सिग्नल नहीं मिलेगा। लिहाजा जो रेडियो फ्रीक्वेंसी प्रोवाइड करते हैं वो जस्ट एक पल्स होती है फॉर फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड, एक पल्स होती है और पल्स देकर फौरन डिस्कनेक्ट कर देते हैं। तो फिर इस तरह से जो डिफरेंस है न्यूक्लियाई का वो न्यूक्लियाई एनर्जी अब्सॉर्ब करते हैं, रेजोनेंस में जाते हैं और हमें सिग्नल देते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है केमिकल शिफ्ट एंड शील्डिंग। तो अब हमने बताया था कि एनएमआर में हर जो न्यूक्लियस है, जैसे हम प्रोटॉन की अगर बात करें तो हर प्रोटॉन का अलग सिग्नल होगा और वो सिग्नल जो है वो उस प्रोटॉन की नेचर के बारे में बताएगा। मिसाल के तौर पर यहाँ पे बहुत सारे कंपाउंड्स के स्ट्रक्चर बने हुए हैं और हर कंपाउंड में मिथाइल ग्रुप जो है वो हाईलाइट करके दिखाया हुआ है। जैसे ये मिथाइल जो है सिंपल हाइड्रोकार्बन का पार्ट है, ये मिथाइल जो है ये कीटोन ग्रुप के साथ लगा हुआ है, ये मिथाइल जो है ये बेंजीन रिंग के ऊपर लगा हुआ है, ये मिथाइल जो है ये एलिलिक है ओलिफिन के साथ लगा हुआ है, ये मिथाइल नाइट्रोजन के साथ लगा हुआ है, ये मिथाइल ऑक्सीजन के साथ है, ये जो है वो है ब्रोमीन के साथ है, ये जो है ये क्लोरीन के साथ है। तो आपने देखा कि ये हैं तो सारे मिथाइल ग्रुप, ठीक है, लेकिन क्या इनकी केमिकल शिफ्ट जो है वो एक ही जगह पे आनी चाहिए या अलग अलग जगह पे आनी चाहिए? ठीक है, हम अगर आईआर की बात करें तो जैसे कल मैंने बताया था कि अगर एक कंपाउंड है उसमें मल्टीपल हाइड्रोक्सी ग्रुप हैं तो आईआर ये नहीं बता पाएगा कि इसमें कितने हाइड्रोक्सी ग्रुप है। आईआर सिर्फ ये बताएगा कि इस कंपाउंड में हाइड्रोक्सी ग्रुप है। ठीक है, इसी तरह अगर इन कंपाउंड के हम आईआर स्पेक्ट्रम रिकॉर्ड करें तो मिथाइल के लिए एक ही जगह पे बैंड आएंगे तो सिर्फ वो ये इंडिकेट करेगा कि ये मिथाइल है, लेकिन ये मिथाइल किस नेचर का है ये पता नहीं चलेगा। तो एनएमआर जो है ये इसकी प्रॉपर्टी है कि ये पता चल जाता है। क्यों? उसकी केमिकल शिफ्ट, इस मिथाइल के जो प्रोटॉन है इनकी केमिकल शिफ्ट और होगी, इनकी केमिकल शिफ्ट और होगी, इनकी डिफरेंट होगी, ये डिफरेंट होंगे, सारे एक दूसरे से डिफरेंट होंगे और वो केमिकल शिफ्ट इनकी जो है वो इंडिकेट हमें करेगी कि किस नेचर का है, ये किस ग्रुप के साथ लगा हुआ है। तो ये जो केमिकल शिफ्ट वेरी कर रही है, हालांकि है तो ये मिथाइल ग्रुप ही, प्रोटॉन जो है ये मिथाइल ग्रुप के ही हैं, लेकिन डिफरेंट केमिकल शिफ्ट क्यों है? तो यही केमिकल शिफ्ट के बारे में हम डिस्कस करना चाह रहे हैं। आपको पता है कि जब एक बॉन्ड बनता है कार्बन और हाइड्रोजन का, हम प्रोटॉन की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो प्रोटॉन की शिफ्ट की बात कर रहे हैं, तो जो बॉन्ड है उस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स या बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, हम यहाँ पे हमने ये शो किया कि ये बिल्कुल बीच में दोनों एटम्स के, ठीक है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं। लेकिन इस सूरत में जो है इस कार्बन के ऊपर एक इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लग गया है। आप लोगों ने इंडक्टिव इफेक्ट वगैरह पढ़ा हुआ है, लिहाजा यहाँ पे ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, आपको अंडरस्टैंडिंग है इसकी। तो ये इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लग गया है। जब ये इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लगा है तो इन इलेक्ट्रॉन को ये अपनी तरफ पुल करेगा, ठीक है, और जब ये अपनी तरफ पुल करेगा तो ये हाइड्रोजन जो है इसको हम कहते हैं ये डी शील्ड हो गया। ठीक है, इसका इफेक्ट क्या आएगा आगे ये भी हम बताते हैं। इसी तरह से अगर इस कार्बन के ऊपर जिसके हम प्रोटॉन को स्टडी करना चाह रहे हैं, अगर इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होगा तो ये इन इलेक्ट्रॉन को पुश करेगा हाइड्रोजन की तरफ और हाइड्रोजन जो है ये शील्डेड हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस कार्बन के ऊपर अगर हम इस प्रोटॉन की शिफ्ट की बात कर रहे हैं तो है तो ये दोनों प्रोटॉन एक जैसे, लेकिन क्या ये दोनों प्रोटॉन इन ग्रुप्स की वजह से इनकी केमिकल शिफ्ट डिफरेंट होगी? यस, डिफरेंट होगी। यहां हमने देखा कि इफेक्ट और तरह का है, यहां पे इफेक्ट और तरह का है। तो ये जो हम बात कर रहे हैं शील्डिंग और डी शील्डिंग की, कि ये जो है इलेक्ट्रॉन जब यहां से हट गए तो प्रोटॉन डी शील्ड हो गया, यहां पे इलेक्ट्रॉन इसके करीब हो गए तो प्रोटॉन शील्ड हो गया। तो इसको हम कहते हैं डायमैग्नेटिक शील्डिंग और डायमैग्नेटिक एनिसोट्रॉपी। तो होता क्या है बेसिकली कि हम वापिस इस पे चले जाते हैं। होता क्या है कि ये जो जब हम सॉल्यूशन बना के एनएमआर स्पेक्ट्रम रिकॉर्ड करते हैं तो हमने कहा कि हम वो सॉल्यूशन को जो है हम मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस कर देते हैं।
ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस कर देते हैं और ऑफ कोर्स वहाँ पे वो न्यूक्लियाई जो है वो अपने स्पिन को अरेंज कर लेते हैं। तो हम ये न्यूक्लियाई जो है, चूंकि हमने कहा था चार्ज पार्टिकल है, तो अपना एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं जिसको हम फिर बाद में मेजर करते हैं। लेकिन आप ये ध्यान दें कि इसमें इस सिस्टम में इलेक्ट्रॉन भी इन्वॉल्व हैं, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन खुद भी चार्ज पार्टिकल हैं। तो जब हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो ये जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है या बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है, ये भी ऑसिलेट करना शुरू कर देते हैं, और जब ये ऑसिलेट करना शुरू करते हैं तो ये इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करते हैं, और ये जो इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होगा, इसका स्पिन हमेशा जो है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट होगा, हमेशा, ठीक है। तो इसका मतलब है कि हम जिस पावर का मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन उसकी पावर को कम कर रहे हैं, क्योंकि ये उसके अपोजिट है, लिहाजा उसकी पावर को कम कर रहे हैं। और हमने कल डिस्कस किया था कि जो लार्मर फ्रीक्वेंसी या प्रीसेशनल फ्रीक्वेंसी किसी भी न्यूक्लियस की या किसी प्रोटॉन की है, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो अब हुआ क्या कि हमने एक मैग्नेटिक फील्ड इस न्यूक्लियस को अप्लाई किया, ठीक है, लेकिन हुआ क्या कि ये इलेक्ट्रॉन जो हैं ये इसके करीब थे, ये भी ऑसिलेट करना शुरू कर दिया और इन्होंने इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस किया, और इस इलेक्ट्रिक करंट ने जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है उसकी पावर को कट किया कम किया उसकी पावर को। लिहाजा ये जो प्रोटॉन है, ये जो न्यूक्लियस है, इसको जो मैग्नेटिक फील्ड फील करना चाहिए था, ये उससे कम फील कर रहा है, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रॉन और भी ज्यादा करीब आ गए, इसका मतलब है कि ये इलेक्ट्रॉन एक्सटर्नल फील्ड को ज्यादा पावर से कम कर रहे हैं एज कंपेयर टू दिस वन, और ये जो है ये और भी कम पावर से उसको कम कर रहे हैं एक्सटर्नल फील्ड को। तो इसका मतलब है कि ये तीनों सिचुएशन में ये जो प्रोटॉन है, ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड डिफरेंट अमाउंट में जो है वो एक्सपीरियंस कर रहे हैं, डिफरेंट क्वांटिटी में फील कर रहे हैं। लिहाजा ये तीनों एक जैसे होने के बावजूद अपने इस इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर की वजह से, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग और इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप होने की वजह से, तीनों जो है इनकी लार्मर फ्रीक्वेंसी या प्रीसेशनल फ्रीक्वेंसी ये डिफरेंट होगी, या इनकी रेजोनेंस जो है वो डिफरेंट अंदाज में होगी, ठीक है। तो यहाँ पे चूंकि ये इलेक्ट्रिक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को कट कर रहे हैं, लिहाजा इस न्यूक्लियस को रेजोनेंस में लाने के लिए ज्यादा पावर की जरूरत होगी, इसी तरह इसको निस्बतन कम होगी और इसको उससे भी कम होगी, ठीक है। या दूसरे लफ्जों में ये कहेंगे कि हमने जो मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया है इन तीनों न्यूक्लियाई को, वो एक जैसा है, लेकिन ये फील डिफरेंट कर रहे हैं, ये कम फील कर रहा है, और अगर मैग्नेटिक फील्ड कम फील कर रहा है तो इसकी जो लार्मर फ्रीक्वेंसी है वो कम होगी। ये इससे थोड़ा सा ज्यादा फील कर रहा है, लेकिन जो एक्सटर्नल फील्ड है उसकी अमाउंट कट हो रही है इसकी वजह से, लिहाजा ये थोड़ा सा कम फील कर रहा है, तो इसकी लार्मर फ्रीक्वेंसी इससे कम होगी, ज्यादा होगी। अब ये जो है ये मजीद यहाँ से दूर हो गए हैं और ये बहुत कम जो है इलेक्ट्रिक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को कट कर रहे हैं, और लिहाजा ये प्रोटॉन जो है ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की एक्चुअल अमाउंट या हाई अमाउंट जो है वो फील कर रहा है, और इसकी लार्मर फ्रीक्वेंसी इन दोनों में ज्यादा, इन तीनों में सबसे ज्यादा होगी। तो मेरा ख्याल है कि ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा कि केमिकल शिफ्ट क्या चीज है और ये किस तरह से जो है डिटरमिन होती है। इसका ताल्लुक जिस प्रोटॉन को हम या जिस न्यूक्लियस को हम स्टडी कर रहे हैं उसके इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है। अब आपको पता है कि ये जो कंपाउंड है, हम दोबारा इन पे आ जाते हैं कि अब आपको समझ आ रहा है कि ये जो मिथाइल है ये कार्बन लगा हुआ है फिनाइल ग्रुप के ऊपर, ठीक है। अब इस फिनाइल का इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग पावर और तरह की होगी। ये मिथाइल जो है ये लगा हुआ है कार्बोनिल के ऊपर, ये भी इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है, इसका इसके ऊपर इफेक्ट और तरह का होगा। ये सिंपल अल्काइल है, ये ज्यादा इफेक्ट नहीं करेंगे, लिहाजा ये शील्डेड होगा, ये इससे कम शील्डेड होगा, और ये इससे और भी कम शील्डेड होगा। यानी इसको हम कहेंगे कि ये डी शील्डेड है, ये थोड़ा सा कम डी शील्डेड है, और ये शील्डेड है, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पे आ जाए, ये भी इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप के तौर पर बिहेव कर रहा है और इसको डीशील्ड कर रहा है। नाइट्रोजन चूंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी अच्छी खासी है, लिहाजा ये इसको और भी डीशील्ड कर रहा है। ऑक्सीजन नाइट्रोजन से भी ज्यादा
इलेक्ट्रोनेगेटिव है, लिहाजा ये इसको और भी डिशल्ट कर रहा है एंड सो ऑन। तो इस तरह से हालांकि ये सारे के सारे मिथाइल ग्रुप हैं, लेकिन अगर हम इनका एनएमआर स्पेक्ट्रम, प्रोटॉन एनएमआर स्पेक्ट्रम रिकॉर्ड करेंगे तो इनकी सारे मिथाइल की जो केमिकल शिफ्ट है वो डिफरेंट होगी, और उस केमिकल शिफ्ट की वैल्यू से हमें पता चल जाएगा ये मिथाइल जो है ये किस नेचर का है। तो इससे आपको ये भी अब क्लियर हो गया कि ये प्रोटॉन, ये एनएमआर टेक्निक जो है ये कितनी स्ट्रॉन्ग टेक्निक है। ये किसी कंपाउंड में हर तरह के प्रोटॉन्स की शिफ्ट अलग होगी। मिसाल के तौर पर हम इसको लेते हैं टॉल्यूइन को, इसमें इनकी अपनी एक शिफ्ट होगी। ये जो प्रोटॉन है ये वाले और ये वाले ये केमिकली इक्विवेलेंट हैं, ये प्रोटॉन की शिफ्ट अलग होगी, इन प्रोटॉन की शिफ्ट अलग होगी और इसकी अलग होगी। तो ये कितनी अच्छी बात है। हालांकि ये 5 प्रोटॉन जो हैं ये पांचों बेंजीन रिंग के हैं, लेकिन इनकी जो शिफ्ट है वो अलग होगी। भाई ये माइक बंद करें, कोई कौन स्टूडेंट है? तो ये जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन या वैलेंस इलेक्ट्रॉन है ये उनके ऑक्सीलेशन शो करके बताया है कि ये किस तरह से एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को अपोज करते हैं, उसकी पावर को कम करते हैं। ठीक है, तो अब दूसरा है केमिकल शिफ्ट एंड इंटरनल स्टैंडर्ड। जब हम एनएमआर स्पेक्ट्रम रिकॉर्ड करते हैं तो हम एक सॉल्यूशन के अंदर एक स्टैंडर्ड केमिकल डालते हैं और उसके रेफरेंस से जो है हम फ्रीक्वेंसी को मेजर करते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि हम बेसिकली किसी भी न्यूक्लियस की एग्जैक्ट फ्रीक्वेंसी मेजर नहीं कर सकते, बल्कि हम किसी कंपाउंड के रेफरेंस से उसको जो है वो कंसीडर करते हैं। तो यहाँ पे एक एग्जांपल दी हुई है मिथाइल क्लोराइड की और मिथाइल फ्लोराइड की। अगर इन दो कंपाउंड को जो है हम इनके प्रोटॉन एनएमआर स्कैन मेजर करें तो जो मिथाइल के प्रोटॉन है इन दोनों में जो है 72 हर्ट्ज का जो है वो डिफरेंस है, और ये डिफरेंस किस फ्रीक्वेंसी पे है? 1.4 टेस्ला पे, और जो ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी मैग्नेटिक फील्ड 1.4 टेस्ला और ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी 60 मेगाहर्ट्ज पे। तो ये इन दो मिथाइल की जो फ्रीक्वेंसी है 72 हर्ट्ज जो है ये डिफरेंस है, और ये डिफरेंस बहुत माइनर है। ठीक है, तो सम टाइम इनको मेजर करना मुश्किल होता है, लिहाजा हम एग्जैक्टली इस फ्रीक्वेंसी को मेजर नहीं कर सकते, बल्कि हम करते क्या है कि हम जब सॉल्यूशन जिस कंपाउंड का हम एनएमआर मेजर करना चाह रहे हैं उसी के अंदर जो है एक स्टैंडर्ड ऐड कर देते हैं, और उस स्टैंडर्ड का अपना एक सिग्नल आता है स्पेक्ट्रम के अंदर। तो वो स्टैंडर्ड क्या है? टेट्रामिथाइल साइलेन। ठीक है, अब टेट्रामिथाइल साइलेन जो है ये क्यों हम स्टैंडर्ड के तौर पर यूज कर रहे हैं? क्योंकि ये हाईली इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नहीं है, ये हाईली इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप है। अगर आप पीरियोडिक टेबल में देखें तो आपको ये पता चल जाएगा। लिहाजा इसके ऊपर जो मिथाइल ग्रुप 4 लगे हुए हैं ये हाईली शील्डेड हैं, यानी इनके जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है ये फुल्ली इनकी तरफ है, सिलिकॉन की तरफ नहीं है बल्कि इनकी तरफ है, ये हाईली शील्डेड है। लिहाजा हम क्या करते हैं कि हम स्पेक्ट्रम के अंदर इसकी जो केमिकल शिफ्ट है उसको हम मार्क कर देते हैं 0। हालांकि 0 नहीं होती, डेफिनेटली ये भी स्पिन कर रहे हैं, इनकी भी कुल आर्मर फ्रीक्वेंसी होगी, लेकिन हम चूंकि एग्जैक्ट फ्रीक्वेंसी मेजर ही नहीं कर सकते, हम क्या कहते हैं कि हमने एज्यूम किया कि ये जो है हाईली शील्डेड है, लिहाजा ये स्पेक्ट्रम के अंदर मोस्ट राइट साइड पे होंगे, स्पेक्ट्रम के अंदर मोस्ट राइट साइड पे होंगे। लिहाजा हमने कहा कि हम इसको मार्क कर लेते हैं 0, और बाकी जो लेफ्ट साइड पे स्पेक्ट्रम के अंदर जितने सिग्नल हैं उसको हम फिर इसके रेफरेंस से जो है वो मेजर करते हैं। ठीक है, अच्छा दूसरी बात यह है कि अभी हमने देखा कि पीछे जो 72 हर्ट्ज का एक डिफरेंस था, तो उसकी भी हम बात कर दें कि यहाँ पे हमने लिखा केमिकल शिफ्ट इन पार्ट्स पर मिलियन डेल्टा। जब हमारे पास स्पेक्ट्रम आता है तो हम वो जो हर न्यूक्लियस की जो फ्रीक्वेंसी है या उसकी केमिकल शिफ्ट जो है उसको हम हर्ट्ज में नहीं लेते, बल्कि उसको हम कन्वर्ट करते हैं पार्ट्स पर मिलियन में। ठीक है, तो अभी इसकी जरूरत पेश क्यों आई ये थोड़ा सा मैं बता देता हूं। ये देखें कि एक अगर कंपाउंड हम स्कैन कर रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड 1/4 टेस्ला और ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी 60 मेगाहर्ट्ज, तो उसमें जो उन प्रोटॉन की जो केमिकल शिफ्ट है वो सॉरी, अब यहाँ पे अभी रेशो बता रहे हैं हम, ये जो रेशो बता रहे हैं कि अगर एक मैग्नेटिक पावर जो है वो 1.4 टेस्ला है तो उसकी ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी 60 मेगाहर्ट्ज होगी। ठीक है, और अगर मैग्नेटिक पावर 2.35 टेस्ला है तो ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी 60 मेगाहर्ट्ज होगी। तो आपने देखा कि ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी के साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड की पावर के साथ ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी जो है ये चेंज होती है। तो यहाँ पे जो है ये रेशो नीचे दी हुई है इनकी
कि अगर हम ये 100 मेगाहर्ट्ज और 60 मेगाहर्ट्ज या ये जो मैग्नेटिक फील्ड है इसकी पावर की अगर हम रेशो निकालें तो 5.3 है। तो इस 5.3 का मतलब क्या हुआ कि अगर जो भी प्रोटॉन जिसकी हम केमिकल शिफ्ट की बात कर रहे हैं, अगर उसको हम इन दो फ्रीक्वेंसी पे मेजर करें तो टीएमएस के रेफरेंस से, टीएमएस के जो इंटरनल स्टैंडर्ड टेट्रामिथाइल साइलेन हमने यूज किया है उसके रेफरेंस से 5.3 लार्जर है इन 100 मेगाहर्ट्ज, यानी ये 60 मेगाहर्ट्ज पे उसकी लार्मर फ्रीक्वेंसी कम होगी, जबकि 100 मेगाहर्ट्ज पे उसकी लार्मर फ्रीक्वेंसी कितनी रेशो से ज्यादा होगी, 5.3। तो इसको हमने अब हर्ट्ज की बजाय इसको हमने पार्ट्स पर मिलियन में कन्वर्ट करना और इसको हम डिनोट करते हैं डेल्टा से। तो ये इसकी जरूरत की पेश आई। मिसाल के तौर पर हमने कहा कि 60 मेगाहर्ट्ज पे जो है मिथाइल ब्रोमाइड जो है इसको अगर हम मेजर करें तो मिथाइल प्रोटॉन जो है उनकी जो लार्मर फ्रीक्वेंसी है वो 162 हर्ट्ज है, ठीक है। अब यही मिथाइल ब्रोमाइड जो है अगर हम उसको 100 मेगाहर्ट्ज पे मेजर कर रहे हैं तो इसकी जो लार्मर फ्रीक्वेंसी है मिथाइल की ये 270 हर्ट्ज होगी। हालांकि कंपाउंड सेम है लेकिन सिर्फ मशीन की पावर डिफरेंट होने की वजह से, ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी डिफरेंट होने की वजह से इनकी जो शिफ्ट है वो चेंज हो गई। तो ये प्रॉब्लम था, क्योंकि अगर आप लिटरेचर में कहीं पब्लिश कर रहे हैं, साइंटिफिक कम्युनिटी के लिए पब्लिश कर रहे हैं, तो असूलन जो है इस प्रोटॉन की जो मिथाइल ब्रोमाइड के जो प्रोटॉन है इनकी एक ही शिफ्ट हर जगह पे होनी चाहिए, ठीक है। तो उसका फिर सोल्यूशन इन्होंने क्या निकाला कि यहाँ पे इन्होंने कहा कि भाई अगर हम जो लार्मर फ्रीक्वेंसी है किसी भी न्यूक्लियस की उसको अगर हम डिवाइड कर दें ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ मशीन तो हमारे पास एक रेशियो निकल आएगी जिसको हम कहते हैं पार्ट्स पर मिलियन। और ये रेशियो जो है ये सेम होगी बेशक मशीन की पावर जितनी भी हो। मिसाल के तौर पर हमने कहा कि हमारे पास ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी थी 60 मेगाहर्ट्ज और यहाँ पे ये जो ऊपर दिखाया कि 60 मेगाहर्ट्ज में मिथाइल ब्रोमाइड जो है वो 162 पे रेजोनेट किया। तो 162 इसकी लार्मर फ्रीक्वेंसी है मिथाइल प्रोटॉन्स की और ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी है 60 मेगाहर्ट्ज। तो इसको जब डिवाइड किया तो 2.70 पार्ट्स पर मिलियन इसकी वैल्यू आई, जो कि हम डेल्टा से डिनोट करेंगे, ठीक है। अच्छा, अब यही मिथाइल ब्रोमाइड जो है इसको हमने मेजर किया 100 मेगाहर्ट्ज पे, ये 100 यहाँ बता दिया था और उसकी लार्मर फ्रीक्वेंसी थी 270 हर्ट्ज, 270 हर्ट्ज यहाँ पे दिया। तो जैसे इनको डिवाइड किया था यानी लार्मर फ्रीक्वेंसी को मशीन की ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी से डिवाइड किया था, तो जब इसको डिवाइड किया तो ये वैल्यू भी 2.70 ppm आई। तो अब हमने देखा कि ये रेशो जो है ये सेम रहेगी, चाहे आप ये 66 मेगाहर्ट्ज तक आप इसको ले जाएं, ठीक है, चाहे आप इसको 600 मेगाहर्ट्ज तक ले जाएं। जब आप इसकी 6 मेगाहर्ट्ज पे जो इसकी फ्रीक्वेंसी होगी हर्ट्ज में जितनी भी होगी, जब उस फ्रीक्वेंसी को 6 मेगाहर्ट्ज से डिवाइड करेंगे तो तब भी यही वैल्यू आएगी। तो आपने देखा कि जब हम इसने केमिकल शिफ्ट को हमने पार्ट्स पर मिलियन में कन्वर्ट कर दिया तो अब ये इससे इंडिपेंडेंट हो गई, यानी ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी से इंडिपेंडेंट हो गई, क्योंकि ये रेशो जो है ये हर जगह पे ये सेम रहेगी। चाहे आप 60 मेगाहर्ट्ज पे इसको ऑपरेट कर रहे हैं 2.7 ppm है, चाहे आप 100 मेगाहर्ट्ज पे ऑपरेट कर रहे हैं 2.7 ppm है। तो अब जो है अब हमारा ये प्रॉब्लम हल हो गया कि आप किसी भी जगह, किसी भी मुल्क में, किसी भी लेबोरेटरी में, किसी भी मशीन पे आप किसी एक कंपाउंड को जब आप स्कैन करेंगे, जब उसकी हम केमिकल शिफ्ट पार्ट्स पर मिलियन मिलेंगे तो वो सेम होगी, ठीक है। तो यहाँ पे फिर वही दिखा दिया दोबारा कि अब शिफ्ट का जो ताल्लुक है वो इलेक्ट्रॉन से है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन जो है ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की पावर को वेरी करते हैं और उसी वजह से ये प्रोटॉन जो है इनकी केमिकल शिफ्ट डिफरेंट होती है। चल बेशक सारे के सारे मिथाइल ग्रुप हैं लेकिन इनकी सब की जो है वो ऑपरेटिंग उनकी जो केमिकल शिफ्ट है पार्ट्स पर मिलियन में ये डिफरेंट होगी और उससे पता चल जाएगा कि ये क्या है। तो ये टेबल दिया हुआ है, ठीक है, डिफरेंट कंपाउंड्स की जो शिफ्ट अब पार्ट्स पर मिलियन में है। अब ये जो वैल्यू है इसका ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी से कोई ताल्लुक नहीं है, क्योंकि ये रेशो निकाल के ये पार्ट्स पर मिलियन में हर्ट्ज में नहीं है, ठीक है, इनको कन्वर्ट कर दिया। तो आपको ये वैल्यू जो है इनका एक रफली आइडिया होना चाहिए, क्योंकि जब हम कंपाउंड की स्ट्रक्चर्स की बात करेंगे तो ये वैल्यूज आपको याद होनी चाहिए। ये स्ट्रक्चर टू स्ट्रक्चर वेरी करेंगे, इसलिए ये रेंज दी हुई है, ठीक है। तो जैसे ये 1.6 से 2.6 है तो 1 ppm का फर्क है और इसके दरमियान डिफरेंट तरह के न्यूक्लियाई आएंगे, तो वो हमें जब हम प्रैक्टिस करेंगे तो हमें पता चल जाएगा। लेकिन रफली आपको एक रीजन का पता होना चाहिए कि किस रीजन में जो है किस तरह के प्रोटॉन आने चाहिए।
ठीक है, तो ये टेबल मैं बहरहाल आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। नेक्स्ट टॉपिक है केमिकल इक्विवेलेंस ड्यू टू सिमेट्री इन अ मॉलिक्यूल। ठीक है, केमिकल इक्विवेलेंस का मतलब है कि अगर एक हमने कहा कि एनएमआर की ये खासियत है कि कंपाउंड के अंदर जितने भी न्यूक्लियाई होंगे उन सब के अपने अपने सिग्नल होंगे। ठीक है, लेकिन अगर कंपाउंड के अंदर कहीं पे सिमेट्री है तो जो आइडेंटिकल ग्रुप हैं उनका सिग्नल कंबाइन आएगा। मिसाल के तौर पर हमने टेट्रामिथाइल साइलेन की बात की, इंटरनल स्टैंडर्ड है, ये इसके जो 12 हाइड्रोजन है 4 मिथाइल ग्रुप के, ये इनका एक ही सिग्नल आएगा क्योंकि ये सारे के सारे एक जैसे आइडेंटिकल। ठीक है, इसी तरह से बेंजीन पे अगर कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं है तो सारे के सारे प्रोटॉन जो है केमिकल इक्विवेलेंट हैं। इन 6 प्रोटॉन का एक ही लाइन आएगी, एक सिंगलेट आएगा। इसी तरह से साइक्लोपेंटेन है, ये भी इसी तरह से एसीटोन है, एसीटोन में एक मिथाइल ग्रुप ये है, एक मिथाइल ग्रुप ये है, लेकिन ये दोनों मिथाइल ग्रुप केमिकली आइडेंटिकल हैं, लिहाजा इनकी जो फ्रीक्वेंसी है वो एक ही जगह पे आएगी, एक ही सिंगलेट देंगे। अब हम इसको फर्दर एलाबोरेट करने के लिए हम यहाँ पे आ जाए कि ये जो कंपाउंड है इसमें अब अगर मैं करूंगा कि इसके प्रोटॉन एनएमआर में कितने सिग्नल आएंगे तो इसमें 2 आएंगे। यहाँ पे एक कहा था, हालांकि 2 मिथाइल ग्रुप थे लेकिन दोनों मिथाइल ग्रुप आइडेंटिकल थे, लिहाजा एक सिग्नल आएगा। यहाँ पे अब 2 सिग्नल आएंगे। 2 सिग्नल क्यों आएंगे? ये मिथाइल ग्रुप और ये मिथाइल ग्रुप ये आइडेंटिकली एक जैसे हैं, इनका एक सिग्नल आएगा। ये CH2 और ये CH2 ये आइडेंटिकली आइडेंटिकल हैं, इनका एक सिग्नल आएगा, लिहाजा एक सेट ऑफ प्रोटॉन जो है वो स्पेक्ट्रम में नजर आएगा। ठीक है, एक सिग्नल मिथाइल ग्रुप का होगा और एक सिग्नल CH2 ग्रुप का होगा। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाए, यहाँ पे एक मिथाइल ग्रुप ये है, एक मिथाइल ग्रुप ये है और एक CH2 ग्रुप ये है। तो हम देखते हैं कि अब यहाँ पे कितने सिग्नल आएंगे। यहाँ लिखा हुआ है टोटल 3 सिग्नल्स। क्यों? अब ये मिथाइल और ये मिथाइल केमिकली इक्विवेलेंट नहीं है, ये डिफरेंट है, मैग्नेटिकली डिफरेंट है। ये मिथाइल जो है ये डायरेक्ट ऑक्सीजन के साथ लगा हुआ है, ये मिथाइल जो है ये डायरेक्ट कार्बोनिल ग्रुप के साथ लगा हुआ है, और ये तो ग्रुप ये लगा CH2। लिहाजा अगर इस कंपाउंड का हम स्पेक्ट्रम रिकॉर्ड करें तो इसके स्पेक्ट्रम के अंदर 3 सिग्नल होंगे। फिर हम यहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ पे एक मिथाइल ये है, एक ये CH2 है और 3 मिथाइल यहाँ पे है। ठीक है, तो अब 3 ये जो मिथाइल है ये तीनों केमिकली इक्विवेलेंट हैं, 9 हाइड्रोजन का एक सिग्नल आए। ठीक है, क्योंकि ये एक जैसे हैं, इसका अलग सिग्नल आ जाएगा एक, और इस मिथाइल का अलग सिग्नल आ जाएगा। लिहाजा इस कंपाउंड के अंदर भी 3 सिग्नल होंगे, लेकिन उन 3 सिग्नल की शिफ्ट जो है वो डिफरेंट होगी। तो पता चल जाएगा कि ये मिथाइल किस नेचर का है, ये जो नॉन हाइड्रोजन आ रहे हैं 3 मिथाइल ग्रुप के ये किस नेचर के हैं, और ये CH2 जो है ये किस नेचर का है, तो ये भी हमें पता चल जाएगा। तो ये जो फिनोमिना था ये केमिकल इक्विवेलेंस है, ये आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं इंटीग्रल्स की। सबसे पहले था केमिकल शिफ्ट। केमिकल शिफ्ट बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, उससे आपको किसी भी न्यूक्लियस की नेचर का पता चलता है कि ये न्यूक्लियस किस नेचर का है। और हमने मिथाइल की एग्जांपल दे के बता दिया कि कोई मिथाइल जो है वो ऑक्सीजन पे लगा हुआ है, कोई मिथाइल नाइट्रोजन पे लगा हुआ है, कोई डबल बॉन्ड वाले कार्बन पे है, कोई सिर्फ सिंपली हाइड्रोकार्बन का पार्ट है, कोई फिनाइल ग्रुप के ऊपर लगा हुआ है, कोई कार्बोनिल के साथ लगा हुआ है, एंड सो ऑन। तो वो सारे के सारे उनकी अलग शिफ्ट है। ठीक है, तो एक बात तो ये होगी कि केमिकल शिफ्ट सबसे इंपॉर्टेंट है जो कि हमें किसी भी न्यूक्लियस की नेचर के बारे में बताती है। दूसरा फैक्टर है इंटीग्रल। अब इंटीग्रल का मतलब क्या है? नंबर ऑफ हाइड्रोजन इन वन सिग्नल। ठीक है, तो वो नंबर ऑफ हाइड्रोजन क्या बताएंगे? मिसाल के तौर पर हमारे पास ये इथाइल एसीटेट है, इथाइल एसीटेट का प्रोटॉन स्पेक्ट्रम है, इसमें हमारे पास एक ये सिग्नल है 3.5 पे C, यहाँ पे C लिखा हुआ है, कौन सा है? ये CH2 का है। ये B सिग्नल है, ठीक है, B सिग्नल कौन सा है? इस मिथाइल का है। और ये जो है A सिग्नल है, ये किस सिग्नल इसका है? ये इस मिथाइल का है। तो आपने देखा कि ये मिथाइल और ये मिथाइल, इनकी केमिकल शिफ्ट में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। ये देखें, ये एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे, और इनकी नेचर अलग अलग है। तो उससे पता चल जाएगा कि ये मिथाइल किस नेचर का है, ये मिथाइल किस नेचर का है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट बात एक तो इनकी केमिकल शिफ्ट से पता चल गया कि ये मिथाइल जो है ये सिंपल एलिफेटिक मिथाइल है। ठीक है, यानी किसी हाइड्रोकार्बन पार्ट पे लगा हुआ है। ये मिथाइल जो है ये किसी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप यानी कीटो के साथ लगा हुआ है या कार्बोनिल के साथ लगा हुआ है। और ये CH2 जो
जो है ये 3.5 के करीब है, तो ये यकीनन जो है ये किसी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप के साथ लगा हुआ है, यानी कि ऑक्सीजन। ठीक है, तो इस केमिकल शिफ्ट से हमें पता चल जाएगा कि ये OCH2 है, ये COCH3 है, ये CH2CH3 है। ठीक है, अब दूसरी बात, हम यहाँ इंटीग्रल की बात कर रहे थे, तो जब हम इसको रिकॉर्ड करते हैं स्पेक्ट्रम को, तो फिर हर सिग्नल को इंटीग्रेट किया जाता है। इंटीग्रल जो है बेसिकली हर सिग्नल के अंदर एरिया डिफाइन करता है और वो एरिया जो है वो हमें क्या बताता है कि उस एक खास सिग्नल में कितने हाइड्रोजन है। मिसाल के तौर पर इस स्पेक्ट्रम में जब इस सिग्नल को हम इंटीग्रेट करेंगे तो इसका इंटीग्रल हमारे पास 2H है, ये नीचे लिखी हुई है वैल्यू, ये वाली 2H। ठीक है, ऊपर 2H लिख दिया। दो का मतलब इस दो का मतलब है ये 2 हाइड्रोजन का सिग्नल है, और 2 हाइड्रोजन क्या होगा, CH2 होगा। ठीक है, यहाँ पे देखें 2.9 है, 2.9 को हम राउंड करें तो ये 3 बनता है, तो ऊपर 3H लिखा हुआ है। ठीक है, और ये एक लाइन भी इन पे ऐसे टेढ़ी टेढ़ी जो है ट्रेवल करे, तो इस लाइन की हाइट भी इससे भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं नंबर ऑफ हाइड्रोजन। तो ये जो 3 है, ये 3 इंडिकेट कर रहा है कि ये 3 हाइड्रोजन का सिग्नल है, और 3 हाइड्रोजन का सिग्नल का मतलब मिथाइल ग्रुप है। ठीक है, यहाँ पे भी 2.9 है, 2.9 को राउंड करेंगे तो 3 बनेगा, तो इसका भी मतलब है कि 3 हाइड्रोजन का सिग्नल है। तो एक तो केमिकल शिफ्ट ने हमें बता दिया कि ये सारे न्यूक्लियस किस नेचर के हैं, और फिर हर सिग्नल के अंदर जो उनका इंटीग्रल है, जो नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, उसने बता दिया कि ये ग्रुप कौन सा है। मिसाल यानी ये अगर 2 इंटीग्रल है तो ये CH2 है, ये 3 इंटीग्रल है ये तो CH3 है, 3 इंटीग्रल है तो CH3 है, अगर एक इंटीग्रल होगा तो CH होगा, एंड सो ऑन। ठीक है, और अगर केमिकल इक्विवेलेंस की बात करें तो फिर हर इंटीग्रल जो है इसको फिर हम बाद में डबल करेंगे मॉलिक्यूलर फार्मूला को देखते हुए। अच्छा, ये तो यहाँ पे ये मॉडर्न मशीन से जो है रिकॉर्ड किया गया, और यहाँ पे नीचे ये वैल्यू लिखी हुई है। लेकिन अगर आपके पास ओल्ड मशीन हो तो आपके पास इस तरह का ग्राफ आता है, और आपको पता है। एक्सक्यूज मी सर। जी, एक्सक्यूज मी सर। बोले सर पिछले वो ग्राफ, सर पिछले ग्राफ में जो पीक हाई है सर, उसकी रीजन बता दें। सॉरी, वो डिस्कनेक्ट हो गए थे। ये वाली पीक? जी सर ये इसकी, जी सर ये पीक हाई क्यों है और बाकी छोटी क्यों है? ये हाई और लो की बात हम बाद में करेंगे। अगर मैं यहाँ थोड़ा सा आपको इंडिकेट कर दूं, ये मिथाइल ग्रुप का सिग्नल है, इसकी 3 लाइनें हैं। ठीक है, ये मिथाइल ग्रुप का सिग्नल है, इसकी 1 लाइन है। अगर ये 3 लाइनें हम एक दूसरे में ऐड कर दें तो ये इसी के बराबर आ जाएंगी। ये बात हम आगे डिस्कस करेंगे, ये एक अलग फैक्टर है और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देता है हमें। ये बात क्लियर है फिलहाल आपको? जी सर। कि एरिया बराबर ही है, यानी इन 3 लाइनों को इसी तरह इन 4 लाइनों को आपस में प्लस करेंगे तो ये इसकी हाइट जो है इससे थोड़ी सी कम रहेगी। कम क्यों रहेगी? ये दो हाइड्रोजन का एरिया है, ये 3 हाइड्रोजन का एरिया है, ये भी 3 हाइड्रोजन का एरिया। ठीक है, तो ये चूंकि सिंगल लाइन है इसलिए ये बड़ी है। ये 3 हाइड्रोजन का एरिया 3 लाइनों में स्प्लिट हो गया है, लिहाजा ये इनकी हाइट छोटी है, लेकिन ओवरऑल ये एरिया बराबर है। ठीक है, तो ये हम बाद में डिस्कस करेंगे। एनीवे, मैं बता रहा था कि अगर आपके पास उस तरह से इंटीग्रल ना आए, आपके पास चार्ट है, तो आपको पता है कि आप ग्राफ जो है उससे कैसे काम करते हैं। हर बॉक्स को आप एक डिवीजन जो है डिफाइन कर लें कि ये बॉक्स जो है इतने डिवीजन का है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ कि ये कंपाउंड है। ठीक है, बेंजाइल एसीटेट का ये स्पेक्ट्रम है। ये एक सिग्नल जो है ये एरोमेटिक रिंग्स का है। इसका जो केमिकल शिफ्ट है ये 7 के करीब है, ये एरोमेटिक रीजन कहलाता